नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गृहमंत्री अमित शाह का लद्दाख दौरा, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का करेंगे दर्शन। साथ ही 10,000 लीटर उत्पादन की क्षमता वाले डेयरी प्लांट की रखेंगे आधारशिला। पश्चिम बंगाल में पोस्टल बैलेट को अलग करने की प्रक्रिया को लेकर टीएमसी का स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा। चुनाव आयोग ने किया स्पष्ट, सभी राजनीतिक दलों को पहले ही कर दिया गया था सूचित। नियम के तहत चल रही है प्रक्रियाएं, सभी स्ट्रांग रूम सुरक्षित और सील। देश में ऑनलाइन मनी गेम और अवैध सट्टेबाजी पर सख्ती आज से लागू होंगे। ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन नियमन, ई स्पोर्ट्स के लिए तैयार होगा सुरक्षित माहौल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए क्रूज हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत, 29 लोग थे सवार। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए किया मुआवजे का ऐलान। और पश्चिमी एशिया संकट के बीच डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान की अर्थव्यवस्था हो चुकी है तबाह। समझौते के लिए बेताब है ईरान। ईरान ने कहा, अगर फिर से हमले हुए तो मिलेगा करारा जवाब। सभी खबरों को देखते हैं विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय लद्दाख दौरे की बात करते हैं। इस दौरान वो भारत में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे, जो आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख में शुरू होगी। इसके अलावा अमित शाह करगिल में 10 टीएलडीपी क्षमता वाले डेयरी प्लांट का भी शिलान्यास करेंगे। इससे पहले गुरुवार को अमित शाह लेह पहुंचे और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश में कहा, नाई कोट, कल लद्दाख के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा जब बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लद्दाख वासियों के दर्शन के लिए उपलब्ध होंगे। शाह ने अपने संदेश में कहा कि मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे भी कल इन पावन अवशेषों के दर्शन का दुर्लभ अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि इन पवित्र अवशेषों के आगामी 2 सप्ताह तक लद्दाख वासियों को सुगमता से दर्शन हो सके, इस संबंध में आज लद्दाख के उपराज्यपाल, नेताओं और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। तो लद्दाख के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन। अगले 15 दिनों तक वहाँ के जो निवासी हैं उनको भगवान बुद्ध के अवशेषों के दर्शन का मौका प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने स्ट्रांग रूम के अंदर बाहरी लोगों की मौजूदगी को लेकर के तृणमूल कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है और अब ये कहा है कि पोस्टल बैलेट को अलग करने की प्रक्रिया सभी तय नियमों के अनुसार ही की गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कल देर शाम संवाददाता सम्मेलन में इन सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी सभी को दी गई। उन्होंने कहा कि खुदीराम अनुशीलन केंद्र में बने जिला स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट को अलग करने की प्रक्रिया 30 अप्रैल को शाम 4 बजे शुरू होनी थी, जिसकी घोषणा पहले ही की गई थी। साथ ही जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उत्तरी कोलकाता के सभी जनरल ऑब्जर्वर्स से इस प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहने का अनुरोध किया गया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि रिटर्निंग अधिकारियों को पहले ही निर्देश दे दिए गए थे कि वे चुनाव लड़ रहे सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को और उनके चुनाव एजेंट्स को इस बारे में सूचित करें, ताकि अगर वे चाहें तो पूरी प्रक्रिया की सीधे तौर पर निगरानी कर सकें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि कोई भी सीसीटीवी बंद नहीं किया गया है। वहां के 7 ईवीएम और 1 पोस्टल बैलेट स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी फुटेज लाइव टेलीकास्ट किया गया था। सभी ईवीएम से भरे स्ट्रांग रूम सुरक्षित और सील किए गए हैं। साथ ही मतदान वाले परिसर में स्थित स्ट्रांग रूम के गलियारे में शाम 4 बजे से बैलेट्स को अलग करने का काम चल रहा था। ये सब टीएमसी के शशि पांजा, कुणाल घोष और बीजेपी के नेता काली को दिखाया गया था। जो पोस्टल बैलेट्स हुए हैं इनको डिवाइड करना पड़ता है जिस जिस सीट पे है और डिस्ट्रिक्ट वाइज। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने मेल करी ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज को, मेल करी आरओ को कि आप लोग जो कैंडिडेट एजेंट है आ सकता है यहाँ पे एज पर रूल। आरओ ने भी सबको बताया, पॉलिटिकल पार्टीज को बताया, कैंडिडेट्स को बताया। आपको 4 बजे तक आ सकते थे, आप आपके सामने खुलता वो रूम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी चीज़ जो है इलीगैलिटी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगी।
और अगर किसी से भी कोई इलीगलिटी होती है, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एकदम 100% इंश्योर करेगा कि जो एज पर रूल्स रेगुलेशन सब काम हो। और चुनाव आयोग में इस पूरे मामले में कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि ये बहुत ही स्पष्ट है कि जो पूरी प्रक्रिया है वो तय नियमों के अनुसार ही की गई थी और इस बारे में टीएमसी के फेक नैरेटिव पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है। स्पष्ट तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में भ्रम फैलाने की कोशिश न की जाए और 30 अप्रैल शाम को पोस्टल बैलेट अलग किए गए प्रक्रिया से सभी पक्षों को ये जानकारी दी गई थी। आप सुन भी रहे थे जो वहाँ पर चुनाव आयुक्त हैं उनको, उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल शाम को पोस्टल बैलेट अलग किए गए जिसकी जानकारी सभी राजनीतिक दलों को दी गई थी और शाम 4 बजे इसे होना था। उस वक्त तक सभी राजनीतिक दलों के जो नुमाइंदे हैं वो नियमों के मुताबिक यहाँ पर आ सकते हैं। तय नियमों के मुताबिक इस प्रक्रिया को किया गया। नोडल क्लियरिंग हाउस भेजे गए थे, छांटे गए पोस्टल बैलेट और प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए पहले से ही निर्देश जारी किए गए थे। जितने भी जनरल ऑब्जर्वर्स थे पूरे राज्य में उनको वहाँ पर मौजूद रहने के लिए निर्देश दिए गए थे क्योंकि जिलेवार जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनको अलग किया जाना है। उम्मीदवारों और एजेंट्स को पहले से सूचना थी। जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उनको सूचना देने का निर्देश पहले ही दिया गया था और निगरानी के लिए पहले से यह सूचना दी गई थी। सुरक्षा बढ़ाने के लिए ईसीआई नेट की विशेष व्यवस्था थी। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव में इससे पहले ही अनिवार्य बनाया जा चुका था। इस बीच तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर के एक ईवीएम स्ट्रांग रूम का दौरा कर धांधली का आरोप लगाया और उन्होंने चेतावनी दी कि मतगणना प्रक्रिया से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाए। दक्षिण कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल में अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर के मतगणना केंद्र में वो करीब 4 घंटे बिताया। ममता बनर्जी रात को करीब 12 बजे वहां से निकली। वे अपने चुनाव एजेंट के साथ ही स्ट्रांग रूम के अंदर थी। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब उत्तरी कोलकाता की 2 सीटों से पार्टी के उम्मीदवार कुणाल घोष और शशि पांजा ने खुदीराम अनुशीलन केंद्र परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि परिसर में स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम में छेड़छाड़ की जा रही है, जबकि निर्वाचन आयोग ने इन सभी आरोपों को खारिज किया। ये पूरा मामला उस वक्त और भी ज्यादा गर्मा गया जब भाजपा के मानिकतला उम्मीदवार तापस रॉय चौरंगी से पार्टी प्रत्याशी संतोष पाठक के साथ मिलकर के वो मौके पर पहुंचे और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से उन्होंने सवाल किया कि इतने संवेदनशील स्थल पर तृणमूल के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होकर के नारेबाजी करने की अनुमति क्यों दी गई। इस दौरान शहर में तेज बारिश की वजह से दोनों पक्षों के समर्थक जय बांग्ला और उसके जवाब में जय श्री राम के नारे लगाते रहे, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई और सुरक्षा बलों को हालात को काबू में करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इतना ही नहीं, ये मामला हाई कोर्ट गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती पर रोक लगाने की मांग खारिज भी कर दी। टीएमसी की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि यह फैसला पूरी तरह से निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसमें कोई भी गैर कानूनी बात नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों पर राजनीतिक प्रभाव के आरोप सिर्फ आशंकाएं हैं, जिसका कोई ठोस आधार नहीं है। साथ ही अगर किसी को चुनाव प्रक्रिया से कोई शिकायत है तो वो चुनाव आयोग के सामने याचिका के जरिए अपनी बात रख सकता है। इस फैसले का स्वागत करते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि किसे मतगणना में शामिल करना है ये पूरी तरह से रिटर्निंग ऑफिसर का अधिकार है और कोई भी राजनीतिक दल इसमें दखल नहीं दे सकता। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बाहरी अधिकारी और केंद्रीय बल टीएमसी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। कल रात मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी बांध में हुए क्रूज शिप हादसे में अब तक 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं 22 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। कुछ लोगों की तलाश अब भी जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं और मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का निर्देश दिया है। हादसा डैम के किनारे से करीब 300 मीटर आगे हुआ। तेज गति से चल रही हवाओं में क्रूज का कंट्रोल बिगड़ गया और देखते ही देखते पूरा जहाज डूब गया। क्रूज शिप डूबने के बाद लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स लगातार काम कर रही है। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि एनडीआरएफ की टीम और लगातार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है और जल्द ही ये बचाव अभियान समाप्त कर दिया जाएगा।
इस बुलेटिन में छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त सी साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। देश में आज से डिजिटल गेमिंग के सेक्टर में नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन नियम 2026 आज से प्रभावी हो जाएंगे। ये नियम देश में अवैध सट्टेबाजी और मनी गेम्स पर लगाम लगाने के साथ साथ ई स्पोर्ट्स के लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार करेंगे। नए नियमों के तहत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह की ऑनलाइन मनी गेम जिसमें कि दाव लगाना या फिर मौद्रिक लाभ की अपेक्षा शामिल हो, पूरी तरह से बैन रहेगा, प्रतिबंधित होगा। इन खेलों के विज्ञापन और प्रचार पर भी रोक लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले गेमिंग ऑपरेटर्स को 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। बार बार अपराध करने पर इसे 5 साल की जेल तक बढ़ाया जा सकता है। साइबर सेल के अधिकारियों को राज्य और जिला स्तर पर इन अपराधों की जांच के लिए सशक्त बनाया गया है। गेमिंग क्षेत्र की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तहत भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का भी गठन किया गया है। ये ट्रिब्यूनल दिल्ली में रहेगा और ये निकाय तय करेगा कि कौन सा गेम जायज़ है और कौन सा प्रतिबंधित। प्राधिकरण के पास ये भी शक्ति होगी कि वो मनी गेम्स की सूची जारी करे और बैंकों को उनके वित्तीय लेन देन रोकने का निर्देश दे। सभी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए आयु का सत्यापन करना, प्लेटफॉर्म्स के लिए माता पिता का नियंत्रण और गेमिंग के समय की सीमा तय करना जैसे नियम अनिवार्य होंगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक असुरक्षित मनी गेम्स की वजह से देश में अब तक 45 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और लोगों को 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का वित्तीय नुकसान हुआ है और इसी को रोकना इन नियमों का प्रमुख उद्देश्य है। वहीं उपयोगकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। यदि कोई भी उपयोगकर्ता गेमिंग कंपनी के समाधान से संतुष्ट नहीं है तो वह 30 दिनों के भीतर प्राधिकरण में अपील कर सकता है। इसके बाद दूसरी मंत्रालय की अपील सचिव के समक्ष की जा सकेगी। एक वक्त था जब देश के करोड़ों ग्रामीण घरों में चूल्हे का धुआं ही रसोई की पहचान था। लकड़ी, कोयला और उपले जैसे पारंपरिक ईंधन के जरिए खाना बनाया जाता था और इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता था महिलाओं और बच्चों की सेहत पर। लेकिन साल 2016 में एक ऐसी पहल हुई जिसने न सिर्फ घरों की रसोई बदली बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर की। ये पहल थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। इसने स्वच्छ ईंधन को घर घर तक पहुंचाने का रास्ता खोल दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक ऐसी फ्लैगशिप स्कीम जिसका उद्देश्य था ग्रामीण और वंचित परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए LPG उपलब्ध कराना। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से हुई। इस योजना ने उन परिवारों को राहत दी जो पारंपरिक ईंधन के धुएं से होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और पर्यावरणीय नुकसान का सामना कर रहे थे। योजना के तहत मार्च 2020 तक 8 करोड़ LPG कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे समय से पहले ही हासिल कर लिया गया। इसके बाद उज्ज्वला 2.0 के तहत 1 करोड़ 60 लाख अतिरिक्त कनेक्शन दिए गए, जिसमें खास तौर पर प्रवासी परिवारों को सुविधा दी गई। उज्ज्वला 2.0 के तहत कुल कनेक्शन 9 करोड़ 60 लाख थे, जिसके बाद जुलाई 2024 तक अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन जोड़कर कुल संख्या से ये संख्या 10 करोड़ 35 लाख तक पहुंच गई। बाद में सरकार ने योजना का विस्तार करते हुए 25 लाख अतिरिक्त कनेक्शन को मंजूरी दी, जिससे कुल लक्ष्य 10 करोड़ 60 लाख तक पहुंच गया। भारत सरकार ने समय समय पर जरूरत के हिसाब से कई बार LPG कनेक्शन का लक्ष्य बढ़ाया और इसी तरह समय से पहले लक्ष्यों को हासिल भी किया। सरकार ने ये साबित किया कि हर घर तक LPG कनेक्शन संभव है।
जिसके परिणाम स्वरूप 23 अप्रैल 2026 तक कुल जारी कनेक्शन की संख्या 10,54,00,000 से अधिक रही। साथ ही नवीनतम विस्तार के लिए जारी कनेक्शन की संख्या 21,67,000 से अधिक पहुंच गई। उज्ज्वला योजना ने न सिर्फ महिलाओं को धुएं से राहत दी, बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन भी दिया। स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला और ग्रामीण भारत की रसोई में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 10 साल एक ऐसी यात्रा के गवाह हैं जिसने देश की करोड़ों महिलाओं के जीवन को आसान बनाया। ये योजना सिर्फ गैस कनेक्शन देने तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये स्वास्थ्य, सम्मान और सशक्तिकरण की मिसाल बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ने भी अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। यूपीआई अब दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है और ये भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी बन चुका है। 11 अप्रैल 2016 को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सहयोग से इसे लॉन्च किया गया था। यूपीआई ने पिछले 10 वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में जब ये शुरू हुआ तो यूपीआई ट्रांजैक्शन केवल 2 करोड़ हुए थे उस साल, और अगर हम 25-26 यानी 10 साल बाद की बात करें तो ये आंकड़ा बढ़कर के 24,162 करोड़ ट्रांजैक्शंस तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही लेन देन का कुल जो मूल्य है वो 0.07 लाख करोड़ रुपए था, जो अब 314 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यूपीआई की सफलता ने इससे अब वैश्विक स्तर पर पहचान दी है। दरअसल IMF ने भी इसे दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है। 2024 तक यूपीआई दुनिया के रियल टाइम पेमेंट्स का लगभग 49% हिस्सा कवर करता है, जो भारत के डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में नेतृत्व की स्थिति दिखाता है। 2025 में यूपीआई ने एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया था। अगस्त 2025 में यूपीआई ने पहली बार 2000 करोड़ रुपए के लेन देन का आंकड़ा पार किया और दिसंबर 2025 में संख्या बढ़कर के 2163 करोड़ रुपए के लेन देन तक पहुंच गई, जो यूपीआई के इतिहास में एक महीने का सबसे उच्चतम ट्रांजैक्शन था। पश्चिमी एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार कई अहम कदम उठा रही है। इनमें से एक है घरेलू ईंधन की कीमतों को स्थिर रखना, और घरेलू ईंधन की कोई भी कीमत में बढ़ोतरी नहीं की गई है। उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ा एक्शन ये है कि घरेलू ईंधन की कीमतों में बदलाव नहीं किया गया है। वैश्विक तेल की कीमतों से बचाने के लिए एक्शन ये लिया गया है और पेट्रोल, डीजल और घरेलू LPG की कीमत स्थिर है। घरेलू एयरलाइंस के लिए भी जो ATF की दरें हैं उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है और राशन में मिलने वाले केरोसिन की कीमत भी स्थिर है। हालांकि परिस्थितियों को देखते हुए सीमित बदलाव भी ज़रूरी हैं। और ये जो बदलाव हैं वाणिज्यिक LPG सिलेंडर्स में कुछ बदलाव किए गए हैं। चुनिंदा औद्योगिक क्षेत्रों में जो बल्क उत्पाद हैं उनकी दरों में बदलाव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन के लिए ATF की दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। ज़रूरी स्थिरता के लिए ज़रूरी एक्शन ये है कि 80% उत्पादों की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। आज बुद्ध पूर्णिमा है और देश भर में भगवान बुद्ध की 2570वीं जयंती के अवसर पर ये विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। आज ही के दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इस दिन विशेष रूप से बौद्ध मठों और मंदिरों में पूजा, उपासना और ध्यान साधना की जाती है। साथ ही बुद्ध के सिद्धांतों और उनके उपदेशों का पालन करने की शिक्षा भी दी जाती है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं सभी नागरिकों और दुनिया भर में भगवान बुद्ध के फैले अनुयायियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। बुद्ध पूर्णिमा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि मानवता के लिए शांति, करुणा और सत्य का संदेश देने वाला पर्व है। इस दिन के महत्व को समझाते हुए बौद्ध समुदाय और अन्य लोग सामाजिक कल्याण, शांति और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भी बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने X पर संदेश जारी करते हुए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को वर्तमान समय में अत्यंत प्रासंगिक बताया। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी को शुभकामनाएं, उन्होंने लिखते हुए कहा, और संदेश में उन्होंने लिखा कि भगवान बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं करुणा, अहिंसा और ज्ञान के मार्ग को निरंतर रोशन कर रही हैं। शांति, सद्भाव और निस्वार्थ सेवा का उनका शाश्वत संदेश आज भी दुनिया में बेहद प्रासंगिक है। पवित्र दिन हमें दया भाव अपनाने, सद्भाव को बढ़ावा देने और सभी के कल्याण के लिए काम करने की प्रेरणा दे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामना देते हुए प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, आई कोट,
बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध के आदर्शों को साकार करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अत्यंत दृढ़ है। उनके विचार हमारे समाज में आनंद और एकता की भावना को और गहरा करें। पीएम मोदी ने इस अवसर पर एक वीडियो भी साझा किया है, आपको दिखाते हैं। नमो बुद्धाय। बुद्ध का मार्ग है परियक्ति, पटिपत्ति और पटिवेद, यानी थियोरी, प्रैक्टिस एंड रियलाइजेशन। भारत इन तीनों ही बिंदुओं पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने भगवान बुद्ध के मूल्यों का निरंतर प्रसार किया है। हमने बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक समर्पण भाव से काम किया है। बुद्ध पूर्णिमा प्रत्येक भारतीय के लिए एक विशेष दिवस है। हमें गर्व होना चाहिए कि भारत करुणा, सेवा और त्याग की शक्ति दिखाने वाले महामानव भगवान बुद्ध की धरती है, जिन्होंने विश्व भर में लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया। ये बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध को स्मरण करते हुए उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करने का, संकल्प करने का और चलने का हम सबका दायित्व को पुनः स्मरण कराता है। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर अयोध्या में भी श्रद्धा और आस्था का संगम देखने को मिल रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु सरयू नदी के घाटों पर पहुंच रहे हैं। भक्त पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। घाटों पर भक्तिमय माहौल बना हुआ है और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देश भर से विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु इस पावन अवसर को श्रद्धा और उत्साह के साथ मना रहे हैं। किसी भी प्राकृतिक आपदा, चक्रवात या मौसम संबंधी चेतावनी की जानकारी देश के संबंधित क्षेत्र के लोगों के पास एक साथ पहुंच सके, इसके लिए आपदा संचार प्रणालियों की शुरुआत होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल इसका शुभारंभ करेंगे। आइए आपको बताते हैं आपदा संचार प्रणाली यानी डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। आपदा संचार प्रणाली के तहत स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम यानी सीबीएस का देशव्यापी परीक्षण किया जाएगा, जो आपातकालीन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण सूचनाएं तुरंत लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। इस परीक्षण के दौरान मोबाइल पर अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में टेक्स्ट संदेश भेजे जाएंगे। परीक्षण चरण में कोई भी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये प्रणाली आपातकालीन स्थितियों में आपदा संबंधित चेतावनियों को निर्धारित क्षेत्र में सभी मोबाइल पर एक साथ प्रसारित करने में सक्षम होगी। ये सिस्टम दूरसंचार विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने मिलकर के विकसित किया है। इसका उद्देश्य संवेदनशील जानकारी को समय पर और प्रभावी तरीके से नागरिकों तक पहुंचाना है। इस प्रणाली के माध्यम से एसएमएस के साथ साथ सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के जरिए आपातकालीन चेतावनियां भेजी जाएंगी। यह विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मददगार साबित होगा, जब लोगों को समय रहते अलर्ट मिलेगा। देश भर में सीबीएस की टेस्टिंग की जा रही है और इस टेस्टिंग के दौरान जब भी आपको इस मोबाइल पर इस तरह का अलर्ट आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूरसंचार विभाग के डीओटी द्वारा विकसित एकीकृत अलर्ट सिस्टम सैशेट सफलतापूर्वक चालू है। ये प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा अनुशंसित कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर आधारित है और आपदा प्रबंधन में बड़े पैमाने पर उपयोग की जा रही है। ये प्रणाली आपातकालीन प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। भारत इनोवेट्स 2026 प्रोग्राम में मार्बल्स हेल्थ नई स्वदेशी तकनीकों को प्रदर्शित करने जा रहा है। 2020 में स्थापित इस कंपनी का उद्देश्य आज के भागदौड़ भरे युग में बढ़ते डिप्रेशन, एंजाइटी, एचडी और ओसीडी जैसी बढ़ती बीमारियों का इलाज नॉन इन्वेसिव न्यूरो टेक्नोलॉजी के माध्यम से करना है। कंपनी का मुख्य उत्पाद है ईज, जो कि मस्तिष्क देखभाल को अधिक सुलभ और स्केलेबल बनाने के लिए न्यूरोसाइंस, एआई और डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करता है। एक स्वदेशी कंपनी है ईज, इसका प्रमुख उत्पाद है। भारत इनोवेट्स 2026 में इसकी प्रदर्शनी की जाएगी। नई स्वदेशी तकनीकों का एक बेहतरीन नमूना है। डिप्रेशन और एंजाइटी से निपटने के लिए सहायक घर पर ही लोग इसका लाभ पा पाएंगे। एडीएचडी और ओसीडी से भी छुटकारा मिलेगा और नॉन इन्वेसिव न्यूरो टेक्नोलॉजी से इसका इलाज संभव है। मेंटल हेल्थ को सुलभ और स्केलेबल बनाने में ये सहायक है। आपको बताते हैं कि ये पूरा भारत इनोवेट्स है क्या। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसमें भारत के शीर्ष डीप टेक नवाचारों को बढ़ावा दिया जाता है।
वैश्विक मंच है। 14 से 16 जून को फ्रांस के नाइस में कार्यक्रम होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विनिर्माण उद्योग, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लीन एनर्जी और स्वास्थ्य तकनीक पर फोकस रहेगा। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में ये एक अहम भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 का विजन जो है 2030 तक हेल्थ केयर सेक्टर को करीब 44 से 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का अनुमान है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।